ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी जंग की जो शुरू तो हुई है, लेकिन क्या ये दरअसल एक मानगी देख रहे हैं हम, एक शुरुआत हो रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं। मैं यहां पर कोई सनसनीखेज पत्रकारिता करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो गया है पूरी दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का। अभी भारत पाकिस्तान के संघर्ष थमा ही नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी थमी नहीं है। अभी टेंशंस हैं कि एक और खित्ते में, मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई है, बाकायदा जंग। इजराइल ने 12 और 13 जून की रात, ये जो दरमियानी रात थी, ऑपरेशन राइजिंग लायन ये शुरू कर दिया। 200 फाइटर विमान, 200 लड़ाकू जहाज ईरान में घुस गए। उससे पहले वहां पर ड्रोन स्मगल हो चुके थे। मतलब एयर स्पेस पर, आकाश पर पूरा कब्जा एक तरह से जमाए हुए था इजराइल, और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया कि परमाणु शस्त्र तैयार कर रहा है, उस राह पर जा रहा है ईरान और हमारे अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। तो दे दनादन गोलाबारी की गई। वहां जो परमाणु वैज्ञानिक थे बड़े बड़े, वो खत्म हो गए। सेना के 6 टॉप कमांडर्स, उनको मार गिराया गया। प्रिसिशन देखिए और जानकारी देखिए इजराइल की। अब उसके बाद ईरान भी चुप तो नहीं बैठेगा। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 वो लॉन्च किया और 150 मिसाइलें दाग दी इजराइल पर, तेल अवीव, यरूशलेम पर। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, वो कह रहे हैं कि युद्ध शुरू कर दिया है इजराइल ने, अब इसमें से निकल नहीं सकता। और दुनिया को भी नहीं पता कि करे तो क्या करें। पहले अमेरिका और उनके बड़े ही कंफ्यूज, मैं कहूंगा पूरी जिम्मेदारी से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए इजराइल को। फिर कहते हैं एक्सीलेंट, क्या कमाल किया ऑपरेशन किया है, और अब इजराइल का समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो देश और दुनिया किस तरह से इस जंग को देख रही है, इसकी तफसील में तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले वो डिप्लोमेसी में कहते हैं ना, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और भारत के जो हित हैं, हमारे इजराइल से भी रिश्ते अच्छे हैं, रक्षा सौदे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे रिश्ते हैं। जो कृषि है उसके संसाधन सप्लाई करता है इजराइल। तो ईरान बहुत पुराना परंपरागत मित्र रहा है, बहुत से कठिन मुश्किल वक्तों में भारत के साथ खड़ा रहा, और तेल तो देता है। आजकल वो कम हो गया सैंक्शंस के चलते। तो हम किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, इसमें मानवीयता का भी पहलू है। ये जो हमले हुए हैं ईरान में, इसमें 60,000 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो हम कहां खड़े हैं और सही जगह खड़े हैं क्या, इस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और इसके दूरगामी और व्यापक असरात हो सकते हैं, हम कितने तैयार हैं। अस्थिरता आएगी अगर आर्थिक, जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, तो उसके क्या असर होंगे भारत पर। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है? यह बहुत ही अहम, बहुत गंभीर सवाल हो गया है। क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है? यह कोई पतंगबाजी नहीं हो रही है, कोई सनसनीखेज पत्रकारिता नहीं हो रही है, क्योंकि 12 और 13 जून जो अभी गया है, 2 दिन पहले की बात है, वो दरमियानी रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो 200 फाइटर विमान, लड़ाकू जहाज
ईरान में घुसा दिए। ड्रोन पहले से स्मगल हो चुके थे और वहां के जो परमाणु संस्थान थे उनको टारगेट किया गया बाकायदा। और जो बमबारी हुई है वहां पर, उसमें ईरान की आर्मी का जो टॉप लेयर है, ऊपर के 6 बड़े जनरल्स, वो खत्म हो गए। वहां के परमाणु वैज्ञानिक, इतना प्रिसाइज, इतना पॉइंटेड और ऐसी जानकारी थी इजराइल के पास, वो वैज्ञानिक मार गिराए गए। और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? इजराइल क्या दम भर रहा है कि नहीं परमाणु हथियार बना रहा था, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रही थी, 90% तक पहुंच गया था। तो इस साल के अंत होते होते परमाणु हथियार हो जाएंगे ईरान के पास, और यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि परमाणु शक्ति जो है उसका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन कर रहा था। अभी एक मीटिंग भी होने वाली थी ईरान और अमेरिका की, उनमें यह झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। IAEA की एक 12 जून को ही रिपोर्ट भी आई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो ये लगातार नजर बनाए रखता है कि भाई कोई खुराफात तो नहीं कर रहा है कोई देश, परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा जैसे नॉर्थ कोरिया ने बना लिए, दुनिया देखती रह गई, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। फिर उनका इस्तेमाल लोगों को, देशों को ब्लैकमेल करने के लिए भी होता है क्या? पीस के लिए इस्तेमाल किया जाए। ईरान का काम ही शुरू, जो ये परमाणु सशक्तिकरण का और परमाणु पावर बनने का जो ऑपरेशन था, दरअसल 1957 में शुरू हुआ, अमेरिका ने शुरू किया था। लेकिन वहां पर जब क्रांति हुई 70 के दशक के अंत में और वो इस्लामी मुल्क बन गया तो सब कुछ बिगड़ गया। खैर, वो बहुत ज्यादा अतीत में जाने की जरूरत नहीं। तो फिर इजराइल ने जब ये किया तो ईरान ने भी पलटवार किया। उन्होंने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, उसके तहत अपनी 150 मिसाइलें तेल अवीव पर दाग दी। और दावा यह किया जा रहा है डिफेंस रडार सिस्टम हमने जी खत्म कर दिया ईरान का। अब खमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं इजराइल के, वो कह रहे हैं कि देखिए अब तो आपने युद्ध शुरू कर दिया है, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी है, लेकिन जंग के बीच से नहीं निकल पाएगा। तो ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये अब उसके वजूद का और खमैना है उनके राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल है। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू के भी राजनीतिक अस्तित्व दांव पर है। तो दो बड़े नेताओं की वजूद या अस्तित्व को लेकर क्या दुनिया खामियाजा भुगत सकती है? वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को किसी ना किसी के साथ होना पड़ेगा क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, वो कह रहे हैं इजराइल के वजूद के लिए खतरा बन रहे ईरान के खिलाफ लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है। खतरा खत्म होने तक अभियान जारी रहेगा। अब रूस ने कहा ये तो गलत किया शुरुआत में, अमेरिका ने कहा, बाद में कह रहे हैं एक्सीलेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका तो साथ है इजराइल के, लेकिन यहां पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो ये मिडिल ईस्ट का इलाका है, यहां पर जो अरब मुल्क हैं वो किसके साथ जाएंगे? यहां अपने आप में बड़ा सवाल है। कॉमन सेंस कहेगा भाई ईरान के साथ ही जाएगा, इराक भी, जॉर्डन भी, सीरिया, तुर्की तो पहले से ही उनका समर्थन करता आया है। पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। देखिए जो एयर स्पेस की डोमिनेंस हुई है, तो ईरान ऐसे तो नहीं घुस जाएगा। ड्रोन भी घुसा दिए, अपने विमान लेकर जा रहा है, जैसे कोई रेड लाइट नहीं, कोई चेक नाका नहीं, बाकी कोई और मुल्क आया ही नहीं। इराक की एयर स्पेस है, जॉर्डन है, सीरिया है, सबने जाने दिया।
और जाने दिया तो गाहे बगाहे क्या हम ये माने कि वो दरअसल इजराइल के साथ हैं बजाय कि ईरान के। यूएई, सऊदी अरब किसके साथ होगा, कुवैत किसके साथ होगा? और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समीकरण का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी में एससीओ भी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिस्सा भारत भी है। कुल 10 देश हैं इसमें, चीन, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस, और भारत भी है। अब एससीओ ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन भी बताया है। और खास बात क्या है कि भारत ने एससीओ के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। तो क्या हम इजराइल के साथ हैं? इजराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी हमारा दोस्त है, दोनों के साथ कारोबार भी करते हैं। एक समय तो 85,000 करोड़ रुपए का तेल हम इंपोर्ट करते थे ईरान से। चाबहार बंदरगाह भी बन रहा है, जिसके चलते, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारी दुश्मनी है, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है वो वहीं से निकलेगा। वहां हमारे सामरिक और आर्थिक हित सदने हैं और इसके लिए ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान तो एक समय में हमें डॉलर में पेमेंट के बजाय रुपए में ही पेमेंट कर दो तेल देने को तैयार होता था, ऐसा साथी था। फिर सैंक्शंस लगे तो अभी तो वो हो नहीं पा रहा कारोबार। अब इजराइल नया नया साथी है, बहुत हमें वेपन्स दे रहा है, जिनका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया। कृषि के क्षेत्र में भी सहयोग हो रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G जिसे कहते हैं, लेवल पर। तो दोनों से दोस्ती साधेंगे या एक के साथ जाएंगे तो दूसरे को नाराज करेंगे। और भारत का एक अपना रसूख है, भारत की एक अपनी पोजीशन रही है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और मानवीयता के पहलू में भारत की जो साख है दुनिया में, क्या उस पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, वो कह रही हैं कि जब नेतन्याहू एक देश को पूरी तरह से तबाह करने में जुटे हैं तो हम ना सिर्फ इस पर चुप्पी साधे हुए हैं बल्कि इसका जश्न तक मनाने में लगे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं अरे क्या कमाल किया है इजराइल ने। इजराइल के हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें बच्चे और महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल हैं, लेकिन हम चुप हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि गाजा में सीजफायर स्थापित करने के लिए यूएन जनरल असेंबली के प्रस्ताव पर दुनिया के 149 देशों ने वोट किया, लेकिन इस प्रस्ताव पर वोट ना देकर भारत अब अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि भारत उन 19 देशों में शामिल है जिसने खुद को वोटिंग से दूर रखा। हम गजा पर नहीं बोल रहे हैं, हम ईरान पर भी नहीं बोल रहे हैं। इसमें हम देश हित साध रहे हैं या हम फंस भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जब घेरने की बारी आई तो यही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी का अध्यक्ष पाकिस्तान बन गया अभी इन्हीं दिनों में। और काउंटर टेररिज्म, आतंक पर नकेल कसने की कमेटी की उपाध्यक्षता भी मिल गई। 1,71,000 रुपए, 1,71,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिल गए कर्ज में। आईएमएफ से 20,502 करोड़ मिल गए, भीख का कटोरा लिए जो पाकिस्तान घूमता रहता है। और लगभग 7,000 करोड़ रुपए मिल गए एशियन डेवलपमेंट बैंक से। आईएमएफ में वोटिंग में 57% वेटेज है अमेरिका की। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं विदेश नीति के जिनके जवाब हमें स्पष्टता से देने भी होंगे क्या, और देने चाहिए क्या। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, इजराइल ईरान की लड़ाई, दुनिया पर आफत आई और तेल अवीव या तेहरान। तेल अवीव इजराइल की राजधानी है, तेहरान ईरान की। जिनको जानकारी ना हो, मैं उम्मीद रखता हूं सबको जानकारी होगी।
भारत का किस ओर रुझान। और आज किसी नेता को मैंने नहीं बुलाया, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील मामला है। तो टॉप एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं जाने माने। सियाचिन पर जो तिरंगा हमारा लहराता है, सबसे पहले ये वो वाहिद शख्स हैं जो वहां लेकर गए थे हमारे तिरंगे को। अशोक सज्जनहार हैं, जाने माने राजनयिक। एक और जाने माने डिप्लोमैट प्रभुदयाल साहब भी हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी आशीष सिंह, विदेश नीति को लगातार ट्रैक करते आए हैं और पॉलिटिक्स को तो ट्रैक करते ही हैं, ये इसमें घालमेल हो रहा है आज। और वेल अव्वाद वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस खित्ते की, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं जहां पर तनाव है, इनसे बेहतर कम ही लोग उसे ट्रैक करते हैं, स्टडी करते हैं, सालों से ऐसा करते आए हैं। वेल अव्वाद, नॉट ट्राइंग टू सेंसेशनलाइज एट ऑल, पर जो हो रहा है पिछले 2 दिनों से ये इजरायल और ईरान के बीच, ये क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो। सारे दुनिया में जो हमें सुन रहा था, किसी की मेंशन नहीं किया था ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का कब तक शुरू हो गया, लेकिन आप बिल्कुल ये टच किया था 1950 1979 था पूरा, जब तक चाहो ईरान उनकी साथी है बराबर अमेरिकन वॉच डॉग गल्फ कंट्री में वहां पर रहने वाले है। उन्होंने पूरा अमेरिका में खुद न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। उसकी साथी है फॉर जर्मनी, फॉर फ्रांस, फॉर अमेरिका में, फॉर उन्होंने साइन भी किया था 1964, उनकी एनपीटी भी साइन किया था। 1979 जब तक रिवोल्यूशन आ गया था उन्होंने बंद भी कर दिया था। उन्होंने बुशहर वाले जो न्यूक्लियर रिएक्टर जगह है, उन्होंने इराक के लिए सद्दाम हुसैन पूरा डाटा दे दिया था, बम्बार्डमेंट भी करा दिया था। इसलिए ये हम कहना चाहते हो, अगर आपके लिए न्यूक्लियर से बात करना चाहते हो तो न्यूक्लियर में आप लोग शुरू कर रहे हैं, पर आप लोग कह रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये किस चीज की बात करना चाहते हो? जब तक आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव है, सरकार तोड़ने के लिए तैयारी है, ये किसी की दुनिया में डिसेप्शन फूलिंग ऑफ पीपल काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी इंटेंशन एक ही है, मकसद एक ही है, सरकार तोड़ने के लिए। जैसे सीरिया तोड़ दिया था, लेबनान भी तोड़ा था, फिलिस्तीनी भी खा गया था, और इराक में पूरा तोड़ा था, लीबिया भी तोड़ गया था। तो अब ईरान का नंबर लगा रहे हैं वहां पर। खैमेनाई का निजाम खत्म करना है, एक नई सरकार खड़ी करनी है, मंशा ये है इजराइल की। और दरअसल खेल क्या ये पूरा अमेरिका का है? वेल अव्वाद साहब, बिल्कुल ये बिल्कुल कब्जा करने के लिए, अगर ये उन्होंने अमेरिका कब्जा कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और रेड सी भी हो गया, मेडिटेरेनियन सी भी हो गया, आप ये समझ लो 7% के लिए ग्लोबल ट्रेड में वहां पर कब्जा कर दिया था अमेरिकन में। और जो अमेरिकन उनके डॉलर बिल्कुल गिर जाते, उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा तेल के लिए कब्जा करने के लिए और इजराइल डोमिनेंट करना चाहिए। इसी के अलावा बात नहीं करना जीत कर रहा है। अगर इजराइल में खुद न्यूक्लियर स्टेट भी है, किसी ने टच भी नहीं कर रहा। 1982 यूएन रेजोल्यूशन भी है, उनके लिए वो आईएससी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, इंस्पेक्शन भी नहीं दिया था। ईरान में अभी तक एम्बिशन भी नहीं हो रहा है, वो कह रही सोच रहा था अगर बम होना चाहिए, इसलिए वो तो बम्बार्डमेंट शुरू कर रहा। तो अमेरिकन में उसके लिए प्लान है इजराइल के साथ में तोड़ने के लिए, पूरा वेस्ट एशिया के लिए कब्जा करने के लिए। और सबसे बड़ी सफर हो रहा है हिंदुस्तान में। ये दुनिया में समझाना पड़ेगा, हिंदुस्तान में पूरा सफर कर रहा है। आपकी बात ये जीसीसी कंट्री में 90 लाख हिंदुस्तान में रहने वाले का इधर है, और कम से कम 75 बिलियन डॉलर हर साल में आते। और उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी, ऑयल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हिंदुस्तान वाली सिक्योरिटी भी एट स्टेक। तो क्या करना चाहते नहीं नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के लगभग 1 करोड़ लोग इस इलाके में रहते हैं। उसमें ईरान भी है, उसमें इजराइल भी है, उसमें बाकी इलाके हैं। तो यहां पर अगर अस्थिरता आती है तो इसके दूरगामी असरात तो होंगे। लेकिन ये खुला खेल फर्रुखाबादी, ये इजाजत कैसे मिल रही है इजराइल को? मैं अभी ईरान के पहलू पर भी आऊंगा। ईरान क्यों न्यूक्लियर हथियार बनाए, उस पर भी सवाल होंगे। लेकिन जिस तरह से 200 लड़ाकू विमान, वेल अव्वाद साहब, इजराइल घुसा पाता है ईरान की एयर स्पेस में, तो इराक भी आता है, जॉर्डन भी आता है, सीरिया भी आता है, सब जगह का समर्थन मिल रहा है क्या? ये इतना खुला खेल फर्रुखाबादी कैसे हो रहा है?
तो आप ये समझ लो इसराइल का एरोप्लेन कैसे चला गया था। इसराइल का वो ऑपरेशन जो जब तक शुरू किया था 3 डायमेंशन ले गया था। इंटरनल भी है, उन्होंने ड्रोन भी बनाया था ईरान के अंदर है, और उसके जासूस वाले के साथ मिलजुल करा दिया था। एक अमेरिकन वाले रॉकेट बैलिस्टिक मिसाइल भी अटैक कर दिया था, और तीसरी वाले के भी है एयरफोर्स भी यूज किया था। इस एयरफोर्स में 200 फ्लाइट में जो चला गया था इसराइल की एयरफोर्स वाली है फौज में, आप ये समझ लो अमेरिकन भी है, ब्रिटिशर भी है, अकेला इसराइली नहीं है। और अभी तक ऑन द ग्राउंड जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में उन्होंने सपोर्ट कर रहा है खास करने के लिए। इसलिए ये जगरा में रीजनल वॉर होना चाहिए। इसका मकसद एक ही है, ये सारे जो कॉलोनियल पावर है दोबारा कब्जा करनी। इसी का मैं ये कहना चाहती हूँ। और बाकी अगर डिबेट करना चाहते आगे, ऐसे मैं सोच रहा था क्या लोग बात करते, फिर मैं आपके लिए जवाब दे रही। बिल्कुल, आगे आगे भी कुछ पहलू हैं, मैं आपकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल तो करने ही वाला हूं। लेकिन जनरल कुलकर्णी, ये जो हमले हुए हैं, पहले इजरायली पहलू, और बहुत से लोग यहाँ पर भी गदगद हो रहे हैं, 60,000 लोग भी मरे हैं। हम आधी अधूरी जानकारी के आधार पर पहले से ही अपना मन बना लें, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड की एक कड़वी हकीकत भी है। पर इजराइल जिस तरह से सीधे घुस पाता है, वो स्मगल कर लेता है। जो खबर आई, ड्रोन वहां अंदर पहले से ही थे। आपको वहां के सारे बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, मेजर जनरल बघेरी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल हुसैन सलामी कमांडर इन चीफ IRGC के, जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड है, कौर है, ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह, ये एरोस्पेस के प्रमुख, जनरल गुलाम अली राशिद डिप्टी कमांडर ईरानी सेना के, जनरल गुलाम रेजा मेहराबी ये डिप्टी हेड खुफिया विभाग के, जनरल मेहदी रब्बानी मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी हेड। अब इन नामों से दर्शकों आपको कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, पर यह बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या जानकारी, किस हद तक पेनिट्रेशन की इजराइल ने, इसको आप मिलिट्री टर्म्स में कैसे आंकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले कि हम लोगों ने समझना है कि ये कार्रवाई रातों रात नहीं हुई, काफ़ी सालों से लगातार, जैसे अबाद साहब कह रहे थे कि अगर हम देखें कि पहले जो तेल के लिए जो था, अप टिल 1948 तेल के लिए था, वहाँ पे तेल इराक का हो, ईरान का हो, किस प्रकार से यूके उसके ऊपर कब्जा कर सके, कॉलोनियल पावर्स कब्जा कर सके, उसके लिए था। लेकिन इजराइल का जब अस्तित्व खड़ा हुआ, उस तब से लेकर के 1979 तक इजराइल और ईरान एक बहुत अच्छे दोस्त थे, संबंध अच्छे थे। और जो बार बार वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर में अमेरिका और ने, इसमें अभी दिलचस्प बात यह है, ईरान आज तक भी इजराइल के वजूद को मानता नहीं है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमारे वजूद पर खतरा है, भाई परमाणु हथियार बना रहे हो इसलिए हमने हमला किया। वो मानता ही नहीं है कि इजराइल नाम का कोई देश है। 1979 तक संदीप, इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त, और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक था ईरान के अंदर, तो 79 तक तो परमाणु जो ये कार्यक्रम था उसको अमेरिका चला रहा था ईरान में। अब सवाल ये है कि उसके बाद 1979 के बाद जब रेवोल्यूशन हुआ, और जिस प्रकार से उस वक्त खोमेनी और आज खामेनी जो सरकार जिसके हाथ में है, उनका जो कहना है कि यहूदियों का अस्तित्व नहीं है, हम यहूदियों को यहाँ से मतलब नक्शे से हटा देंगे, वो कभी हटा नहीं सकते। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, IAEA के मुताबिक अगर आपको न्यूक्लियर पावर चाहिए तो एनरिचमेंट होना चाहिए 3.75। जब आपका एनरिचमेंट हो जाता है 60% एंड अबाव, वो हो चुका है। वो IAEA ने 12 जून को कहा कि ये तो 90% तक जा रहा है। इसका मतलब इट इज फॉर न्यूक्लियर। अगर आपका एनरिचमेंट 20% है, इसका मतलब इट इज फॉर रिसर्च, मेडिसिनल पर्पस। फिर इसमें इजराइल क्यों हमला करेगा? अगर कोई कार्रवाई करनी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, IAEA को करनी चाहिए। और IAEA ने जो वहाँ पर एजेंसी है वो बार बार कह रही है, और ये जो हम जो बात करते हैं JPOC यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें अमेरिका P5+1 यानी जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन भी है, वो क्या कह रहे हैं बार बार। और इससे अमेरिका हट गया 2015 में, वो न्यूक्लियर डील से हट गया। लेकिन फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, वो बार बार कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं कि आपका जो कार्रवाई जो कर रही है ईरान, अब IAEA के जो
नॉर्मल जो रेफरेंसेस होते हैं उससे हट करके, और इसमें अब कोई शक नहीं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है और बार बार तो उसे रोकने की जिम्मेदारी इजराइल ने कैसे उठा ली? हाँ, सवाल ये है। अस्तित्व जब आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, जब ईरान या ये मिलीजुली कबड्डी खेली जा रही है? हाँ, ये खुलेआम ईरान की गलती है इसमें। ईरान ने जैसे ही खोमेनी आए, पेरिस में थे खोमेनी, आज राजा पहलवी कहाँ है? पेरिस में है। और खोमेनी कहाँ से आए? पेरिस से वापस ईरान में आए। किस लिए आए? और वो बार बार क्या कह रहे हैं, हम अस्तित्व हटाएंगे। जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है तो प्रीएम्प्टिव। तो यहां पर पहला झटका, बड़ा झटका तो दिया, और परमाणु वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी सबको खत्म करने में, टॉप लेवल को खत्म करने में इजराइल कामयाब भी हुआ। लेकिन फिर ये 150 मिसाइल जो अब ईरान ने दागी हैं, और खमैनी कह रहे हैं कि अब ये युद्ध शुरू हो गया और इसको बीच में अब हम इजराइल को निकलने नहीं देंगे। चाहे ईरान इजराइल के मुकाबले कमजोर भी हो, पर इसके दूरगामी असरात क्या होंगे जब ये, अब वो कह रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने तबाह कर दिया इजराइल का। संदीप, 75 टाइम्स द साइज ऑफ इजराइल इज ईरान। 75 टाइम्स बड़ा ईरान है। उसकी 10% आबादी ही सिर्फ इजराइल की है। पर इजराइल का जो एयरफोर्स है वो इतना स्ट्रांग है, और जिस प्रकार से सैटेलाइट्स, अब हम जब बात करते हैं सैटेलाइट्स के, अमेरिकन सैटेलाइट्स है 11,000, उनको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी कि 200 हवाई जहाज 1500 किलोमीटर की दूरी से मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ जहां करके 100 टारगेट्स को 300 मिसाइल्स के साथ बर्बाद करके उनके टॉप पर हमने तेल अवीव की भी तस्वीरें देखी, वहां पर भी अब बमबारी हुई है और वहां पर इमारतों का नुकसान हुआ है। हमें यह नहीं मालूम कि वहां पर कितनी क्षति हुई है सिविलियंस की। पर वो मिसाइल्स के द्वारा, वो मिसाइल्स के द्वारा ईरान ने मिसाइल्स गिराए, पर इजराइल ने क्या किया, हवाई जहाजों के द्वारा वहां पर जाकर के जिस प्रकार से टारगेट्स बर्बाद किए, टॉप लीडरशिप गॉन, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट गॉन। पर ये लंबा खींचेगा। देखिए, नहीं, हम जब ये बात करते हैं तो मुझे 3 साल पहले जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो वो ऐसा लगा था डेविड वर्सेस गोलायत वाला खेल होगा कि ये तो 2 दिन का काम है, रगड़ देगा, मुरब्बा बना देगा। रूस फंस गया है वहां पर, 3 साल हो गए संदीप, और ये रूस की तरह वहां तो फिर भी लिमिटेड हो गया वो देश के लिए और दुनिया के लिए एक अच्छी खबर भी थी। पर यहां क्या ये सीमित रहता हुआ आपको दिखाई देता है? आप देखिएगा रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई क्योंकि सदस्य कौन बन रहा था नाटो का, यूक्रेन बनने की कोशिश की तो अमेरिका नजदीक आ गया। अब इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए 2000 किलोमीटर दूर ईरान क्या कर रहा है, उसने हमास और हिजबुल्लाह को किसके बगल में जाके खड़ा कर दिया, इजराइल के बगल में जाके खड़ा कर दिया। और हुदी को कहाँ खड़ा कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में है। तो इसके लिए इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल को अस्तित्व का खतरा है और ईरान इसमें भाग ले रहा है। क्यों ईरान भाग ले रहा है? क्योंकि ईरान फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश थे वो सब अमेरिका के साथ खड़े थे। इसमें परमाणु युद्ध भी हो जाए, देखिए नतांज जो उनका एनरिचमेंट सेंटर है सबसे बड़ा, उसको टारगेट किया गया, फोर्डरो को भी टारगेट किया गया, बुशहर को भी टारगेट किया गया है। अब यहां पर एक तो परमाणु रिसाव, ये कितना बड़ा खतरा है। और इसकी आड़ जैसे नॉर्थ कोरिया लेता आया है, अब हमें यह नहीं मालूम कि बना भी लिए हैं या नहीं बनाए हैं परमाणु हथियार। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कितना बड़ा खतरा है। नतांज में 50,000 सेंट्रीफ्यूज हैं, ईरान को 1,00,000 सेंट्रीफ्यूज की जरूरत है, जिस तरीके से वो 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत रखता है। इस सेंट्रीफ्यूज को चलाने के लिए बिजली चाहिए और जबरदस्त बिजली चाहिए। उसके लिए नतांज पे जो हमला हुआ है, बिजली के ऊपर हमला हुआ है, तो जो सेंट्रीफ्यूज जो चलते हैं बिजली से वो थमने की कार्रवाई से रेडिएशन होने का खतरा है। वैसे ही आप जैसे कह रहे थे फोर्डो और अराक का, उधर भी तकरीबन 3-3 हज़ार है। तो 1,00,000 सेंट्रीफ्यूज बनाना, ये क्या क्यों ला रहे हैं सेंट्रीफ्यूज? यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो नॉर्मल है U-235 जो कर रहा है ईरान, इसका कोई शक नहीं कि ईरान जिस प्रकार से पाकिस्तान कहता था तो ये लंबा हो सकता है युद्ध। बिल्कुल, हम घास खाएंगे पर इस्लामिक बम बनाएंगे, वैसे ही ईरान कह रहा है हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, इजराइल का नहीं। इसमें देखिए अभी तक तो हमने नेटो की या पश्चिमी मुल्कों की ज्यादा बात की। अगर हम SCO की बात करें जिसका भारत भी हिस्सा है, अशोक सज्जनहार साहब, उसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान के अलावा ये सब देश हैं। इन्होंने निंदा की है इजराइल के हमले की। तो ये एक, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ डिप्लोमैट हैं, कूटनीतिक लिहाज से ये दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दुनिया किस तरह से खेमों में बटती दिख रही है
और इसके मायने क्या है? जी बहुत धन्यवाद संदीप। देखिए दुनिया तो बहुत पहले से मेरे विचार से ये एससीओ में जो निर्णय हुआ है उससे दो खेमों में नहीं बटी है, उससे बहुत पहले दो खेमों में बढ़ चुकी थी। अगर आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध, जैसे आपने कहा 3.5 साल हो गए हैं और तभी से ये दो ईस्ट और वेस्ट उसमें पूर्व और पश्चिम में बट गई है। रूस और चीन एक तरफ आ गए, नॉर्थ कोरिया ईरान वगैरह वगैरह इधर आ गए और दूसरी तरफ पश्चिम के देश आ गए। उसके बाद आप देखिए उत्तर और दक्षिण में भी ये पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। नॉर्थ एंड साउथ जिसमें कहा जाए, जो एक तरफ वो है और एक दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ है, और ग्लोबल साउथ में भारत का बहुत महत्वपूर्ण वहां पर रोल है। तो देखिए ये एससीओ की वजह से जो आप कह रहे हैं, जो वहां पर एससीओ में अगर ये बातचीत हुई, उन्होंने निंदा की, भारत ने ज्वाइन नहीं किया, तो उससे दो धड़ों में बटी है? नहीं, ये दो धड़ों में पहले से बटी हुई है। खाली मैं ये कहूंगा संदीप, आपके लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, जो अभी अनिश्चितता पूरे विश्व में बहुत बढ़ गई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से अनिश्चितता बढ़ गई है। इकोनॉमिक एरिया में उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं, तो ये खतरे की घंटी तो बज रही है। आपने कहा दुनिया तो पहले से ही बटी हुई है सज्जनार साहब, हम किस तरफ खड़े हैं, हम किसके साथ खड़े हैं? अब ये भी अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। हमारे रिश्ते इजराइल से भी हैं, ईरान से भी। इस वक्त हम कहां खड़े हैं और सही जगह खड़े हैं क्या? जी देखिए, हम अपनी जगह पर खड़े हैं। हम देखिए किसी के साथ नहीं, ऐसे जो आप ब्लैंक चेक, कार्ट ब्लांच आप नहीं देते हैं जो भाई इसके साथ हम खड़े हैं। हम अपने हितों के साथ खड़े हैं और वही हम जो काम कर रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन के बीच में हो, चाहे इजराइल हमास के बीच में हो, या अभी यहां पर जो हो। नहीं, ये सवाल मैं एम्बेसडर इसलिए भी पूछ रहा हूं, थोड़ा सा क्या भारत जो हमारी विदेश नीति है उसका भी एक कड़ा इम्तिहान चल रहा है क्या? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दांत खट्टे किए पाकिस्तान के, पोल खोल भी की, उसका पर्दाफाश किया, पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसके बाद हमने क्या पाया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान पर निगरानी रखने की कमेटी की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाती है, काउंटर टेररिज्म की कमेटी की उपाध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाती है, और जो मैंने तफसील दे ही दी है, 1,71,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक दे देता है कर्जे में। आईएमएफ जहां पर 57% वेटेज है अमेरिका की, वो 20,502 करोड़ रुपए दे देता है पाकिस्तान को। 7,000 करोड़ के करीब एडीबी से मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान, हम अपने हित साध रहे हैं, पर बाकी दुनिया कौन से हित साध रही है, वो हमारे साथ कम खड़ी दिखाई दी। तो ये इम्तिहान अभी जारी है क्या? और इजराइल और ईरान के इस फेस ऑफ में ये इम्तिहान और कड़ा हो रहा है क्या एम्बेसडर? देखिए, इम्तिहान यकीनन कड़ा हो रहा है और हमको बहुत बिल्कुल फूंक फूंक कर आगे चलना होगा, बहुत सोच समझ कर चलना होगा। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये आपने जो कहा है यूनाइटेड नेशंस में जो उसको 2 कमेटी का वो बना दिया गया है, चेयर और वाइस चेयर बना दिया गया है, इसको आप ऑपरेशन सिंदूर की नजरिए से मत देखिए। जो उनको एडीबी वर्ल्ड बैंक में से पैसा मिला है, ऑपरेशन सिंदूर के नजरिए से मत देखिए। मैं आपको बहुत टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस इन पॉलिटिक्स आल्सो इन डिप्लोमेसी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूं, इसीलिए अगर आप मुझे आधा मिनट देंगे तो मैं वो बताने का प्रयास करूंगा। जो देखिए ये वाले जो हैं और जो देश हैं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका का आईएमएफ में 57% वो है, परंतु अमेरिका को अब ये लग रहा है जो उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है, तभी वो कह रहे हैं भाई ये बड़ा हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। वो भूले नहीं है जो ओसामा बिन लादेन कहां मरा था, वो भूले नहीं है डेनियल पल कहां मरा था, परंतु आज के दिन में उनको ईरान को साधने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। तो वो अपने हित साधते रहे सर, पर वो भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने लगे हैं, और जिसे हम अपना दोस्त मानते थे या जिस बात की ताल ठोकते थे, हाइफनेट हो रही है रिलेशनशिप। कहां पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट और भारत और पाकिस्तान का नाम तो लिया जा रहा है ना सर, हम ना माने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान का नाम एक ही सांस में लिया जा रहा है। नहीं, देखिए जब आतंकवाद की बात होती है तब लिया जाएगा, परंतु अगर पूरे विश्व में अगर आप देखते हैं संदीप, अब देखिए G7 की मीटिंग हो रही है, आपके संबंध कनाडा के साथ इतने अच्छे नहीं हो, पर कनाडा को बाध्य किया गया, जो भारत के प्रधानमंत्री को आप वहां पर
आमंत्रित करिए, क्योंकि देखिए भारत का नहीं, वो तो आमंत्रित किए ही जा रहे थे, उसमें नया क्या हुआ? उल्टा ऐसा लग रहा था कि शायद नाम आमंत्रित ना किया जाए। नहीं, मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अ फेयर कमेंट ऑन योर पार्ट, बिकॉज आई थिंक यू ऑलवेज मेक वेरी फेयर कमेंट्स। देखिए कनाडा ने बहुत, वहां पर कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उनको कितना ऑपोजिशन का, कितना प्रेशर का सामना करना पड़ा अपनी प्रेस से। जो देखिए हमारे तो संबंध ऐसे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कौन ठीक कौन गलत, परंतु संबंध इतने खराब थे फिर भी तो वहां कनाडा पर को दरवाजा बुलाना खुला पड़ा। है। दैट इज अ फेयर पॉइंट यू आर मेकिंग। पर यहां पर देखिए, अब कूटनीति की जब बात आती है आशीष, तो राजनीति उससे जुड़ जाती है, और घरेलू राजनीति भी। आप दोनों को ट्रैक करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह कहना कि इजराइल के हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, महिलाएं बच्चे भी हैं भारी तादाद में, हम चुप क्यों हैं? और गजा संकट को जोड़ दिया मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कह रहे हैं यूएन जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव था 149 देशों ने वोट किया, हम अपने आप को अलग करके खड़े हो गए। जो एम्बेसडर दीपक सज्जनहार कह रहे हैं, अशोक सज्जनहार, क्या हम अपने हित साध रहे हैं, या दरअसल अभी ये अग्नि परीक्षा हो रही है हमारी कि हम कहाँ खड़े हैं और सही खड़े हैं भी हैं कि नहीं है खड़े? देखिए नॉन अलाइंड रोल है इंडिया का संदीप जी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढना नहीं चाहिए। हाउएवर थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब जो कह रहे थे, इतना बढ़िया उन्होंने सम अप किया कि आई वुड रादर चूज टू से कि आई एसोसिएट विथ हिम, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का अटेंशन इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आखिर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो चाहे प्रियंका गांधी, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू रेज क्वेश्चन, सवाल उठा सकते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हुआ क्या था? मुझे लगता है कि हम पैनल पे सभी लोग इस बात को मानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये पोजीशन लिया था कि वो एक आतंकी हमला था। हमास हो, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, जिस तरह से प्रॉक्सीज की तरह ईरान इस्तेमाल करता रहा है। और आज की तारीख में बिल्कुल कुलकर्णी साहब ठीक कह रहे थे संदीप जी, जब ये स्थिति आ गई है कि 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है ईरान, और फिर वो आतंकी हमला भी ऐसा करता है अक्टूबर 7 2023 को कि हमला करता है, आधे लोगों को मार देता है, आधे लोगों को उठा करके ले जाता है, फिर उनके बिहाफ पर ब्लैकमेलिंग करता है इजराइल की। तो मुझे लगता है ऐसे समय पर कोई भी पावरफुल नेशन हो, वो शायद ऐसे ही एक्सटेंशियल, जैसा वो कह रहे थे कि अपने को बचाने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी को कम से कम बचा के रखने के लिए इस तरह का रिटेलिएशन कर सकता है। बहरहाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जवाब भी ये हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखने की इसको कोशिश करें। लॉन्ग टर्म एम क्या है? वही है जो कांग्रेस के समय भी था। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी इसको रिकलेक्ट करेंगी कि 2 नेशन 2 स्टेट्स का जो सोल्यूशन है, वही तो इंडिया पहले भी मानता था। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम वी स्टैंड फर्म ऑन दैट पोजीशन। यहाँ पर हेमंत दीक्षित है हमारे दर्शक, बड़ा मौजूद सवाल है जो आप विश्लेषण कर रहे थे, उसी से जुड़ा है। वो कह रहे हैं कहीं हम अमेरिकी जाल में फंसकर अकेले तो नहीं पड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है अमेरिकी जाल में फंस। देखिए आप रीजन में भी तो देखिए, इट्स अ चॉइस बिटवीन डेविल इन द डीप सी। अमेरिका के साथ आपके क्लोजर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस तो हैं। अभी आप पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे थे संदीप जी, अगर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन भारत ने किया 2 या 3 दफा, उसमें किसने बड़ी अहम भूमिका निभाई? इजराइल ने। इजराइल इंडिया का बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। और अगर आप इजराइल से भी अपना रिलेशनशिप खराब कर लेंगे तो फिर मुश्किल आपको इस रीजन में भी फेस करनी पड़ सकती है, ग्लोबली भी फेस करनी पड़ सकती है। पर यहाँ पर एक और देखिए बड़ा पहलू क्या है। अजीत छिल्लर जो कह रहे हैं 1 करोड़, मैंने बताया, भारतीय मूल के लोग इस इलाके में हैं। तनाव और बढ़ता है, भारत के लिए एक भारी संकट भी पैदा हो सकता है। देखिए तभी तो विदेश मंत्रालय ने ये ट्वीकिंग ऑफ द लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज देखिए। प्राइम मिनिस्टर ने जब अक्टूबर 2023 में हमला हुआ तो कहा कि हम इजराइल को डिफेंड करने का जो अधिकार प्राप्त है उसका समर्थन करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियरली ट्वीट करके कहा कि एक टेररिस्ट अटैक था। आपको भली बात याद होगा। नहीं, आज टेररिस्ट अटैक का फिर उसका जो पलटवार हुआ, इजराइल का हमला, क्या वो भी जायज था? उसमें भी बच्चे, मासूम, महिलाएं, उनकी मौत हुई है। देखिए तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का जो कल विदेश मंत्रालय का संदीप जी स्टेटमेंट आया था, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कॉल अपॉन कर रहे हैं टू एक्सप्लॉइट दी डायलॉग एंड डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया सिर्फ इजराइल को ही नहीं कह रहा है। इस बार आप बहुत केयरफुली देखें तो मुझे ऐसा लगता है डिप्लोमेटिकली कि वो दे आर कॉलिंग अपॉन इजराइल ऑल्सो कि आप ईरान पर जो हमले कर रहे हैं उसको रोके। ऐसा नहीं है कि भारत ईरान के पक्ष में नहीं दिखना चाह रहा है। जो वोटिंग इस खित्ते में अगर थोड़ा सा आप ज्योग्राफी की बात करें आशीष, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते हैं ही नहीं अच्छे, होंगे भी नहीं ऐसा लग रहा है अभी।
कोई निकट भविष्य में। ईरान भी हो जाए, इराक, मतलब इजराइल तो बहुत दूर की कौड़ी है, पूरे इलाके में क्या हम दुश्मनी पालना अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, दुश्मनी नहीं पाल रहे। फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ कि जब 2000 जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, अक्टूबर 2023 में जब ये हमला हुआ हमास की तरफ से इजराइल के अंदर, तब भारत ने उसी साल दिसंबर में जब वोटिंग हुई इसी यूएनजीए में, और उसके अगले साल 2024 दिसंबर में फिर जब वोटिंग हुई इसी यूएनजीए में, भारत ने ईरान का पक्ष लिया। भारत ने वोट किया इमीडिएट सीज फायर के लिए। लेकिन अगर आप लगातार उस रीजन में जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, चर्निंग हो रही है हमारी विदेश नीति में। देखिए, केयरफुल चर्निंग तो है, क्योंकि आपको इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा कि ईरान उस इलाके में उस थ्रेशहोल्ड को आईएईए के क्रॉस करता जा रहा है, और एक ग्रेव थ्रेट तो है। आप कह रहे थे कि क्या ये स्पाइरल हो सकता है बड़ी जंग में, तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया तो सबसे बड़ा दोषी कौन होगा? इसको कहीं तो कंटेन करना होगा, जिसकी कोशिश। और जो मैंने शुरू में कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट हम साध रहे हैं या दूसरे लोगों के हित, वो अपने जो हित साधना चाह रहे हैं उसमें हम कहीं फंस गए हैं? ये माफ कीजिएगा, सवाल मुझसे नहीं, दिबांग से। हाँ बिल्कुल, आप मेरे लिए सवाल है संदीप, आप ये सही कह रहे हैं कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी जो आशीष कह रहे हैं कि हम खड़े दिखाई देते हैं इजराइल के साथ, क्योंकि वो एक तरीके से स्ट्रेटजिक पार्टनर है। हम लोग तमाम तरह से बात करते हैं, लेकिन ये जो परसेप्शन है ये तो है ही कि हम उनके साथ हैं। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें जिस तरह से नेतन्याहू ने जब इसकी शुरुआत की तो उन्होंने क्या कहा कि इजराइल के अस्तित्व को खतरा है, और जब ये बमबारी हुई तो उन्होंने अपना बयान बदला। उसने कहा कि ये इजराइल, अरब देशों, पश्चिम के देशों के लिए ये खतरा था जिससे मैं लड़ रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से सऊदी अरब, जिसको बहुत कोशिश कर रहे थे पटाने की नेतन्याहू, अमेरिका की जिससे अभी अभी बहुत अच्छी दोस्ती है, और कतर, जहां आपने देखे चित्र किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वहां घूम कर आए दोनों देशों में, सऊदी अरब और कतर में। इन्होंने जब आलोचना की उनकी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये एक रजीम चेंज की बात की और डी न्यूक्लियराइज करने की बात की। तो अगर आप देखें तो नेतन्याहू भी लगातार पैंतनेबाजी कर रहे हैं, वो लगातार अपनी जो जगह हैं वो बदल रहे हैं, क्योंकि स्थिति इतनी गड्ढमगड्ढ है, इतने मिले हुए लोग हैं। अगर आप देखें जो पहला बयान ईरान की तरफ से आया उसमें नॉन अलाइनमेंट देशों की भी बात उन्होंने की कि उनको भी इसमें समर्थन करना चाहिए, तो जाहिर है उसमें भारत की तरफ इशारा था। लेकिन भारत ने जो बात कही वो एक बहुत मुश्किल डगर राह है जो भारत ने चुनी है, और उसको उन्होंने उसी पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, इसके अंदर अब जिस तरह से खेमेबाजी की जो बात है, भाई रूस हमारा परंपरागत मित्र, पर रूस इस वक्त चीन के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और चीन, तुर्की ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। तो इस पूरे खित्ते में अगर मैं फिर से इन देशों के नाम लूँ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, और अभी आपने कतर और इधर सऊदी अरब की जो बात की, तो ये खेमेबंदी क्या आने वाले दिनों में और मजबूत होती दिखाई देगी? और मजबूत होगी तो मतलब तनाव बढ़ेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल, ये जरूर मजबूत होती दिखाई देगी। देखिए, खेमेबंदी यहीं से नहीं शुरू है, जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है वहां से एक तरीके से ये खेमेबंदी बहुत साफ उभर कर आ रही है। उसमें ईरान उनके साथ है, तुर्की उनके साथ है, चीन उनके साथ ही है। आपने नाम नहीं लिया, नॉर्थ कोरिया उनके साथ है। नॉर्थ कोरियन सैनिक तो रूस की तरफ से वहां लड़ रहे हैं, पकड़े भी गए हैं वहां यूक्रेन में। तो ये एक देश हैं जो करीब करीब एक साथ हैं, जो अमेरिका के साथ उतने नहीं बैठते। इसमें भी रूस ऐसा है जिसकी पुतिन की बड़ी दोस्ती बताई जा रही है ट्रंप के साथ, इसलिए वहां पर स्थिति गड्ढमगड्ढ है। ट्रंप में, अमेरिका में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जो खासतौर पर इनके विरोधी वो भी मान रहे हैं कि जो ट्रंप साहब हैं वो एक तरीके से रूस की गोदी में बैठे हैं। कोल्ड वॉर 2.0 की भी वानगी दिख रही है क्या आपको, दिबांग? वो बिल्कुल वो वानगी दिख रही है। उसकी बड़ी वजह एक है कि इस समय जो पहले दुनिया का एक चौकीदार होता था, वो चौकीदार अब रिटायर हो चुका है, रिटायर हो रहा है। तो चौकीदार के जाने के बाद अलग अलग खेमे बंदियां बन रही हैं दुनिया में, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो कई कई खेमों में एक साथ बैठे हुए हैं। अब जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी, उनको तय करना पड़ेगा कि वो इस खेमे में है या दूसरे खेमे में है।
और जब भी इस तरह की क्राइसिस होगी, जो हम अब देख रहे हैं, जब भी बड़ी लड़ाइयां होंगी, जब भी बड़े वोट होंगे, तो उन देशों को तय करना तो ये पड़ेगा बड़ी वो लड़ाई किस में खेमे तब्दील जाके होती दिख रही बैठेंगे। है। छोटा एक मोटी तरीके जंग से तो ये बड़ा है नहीं। चर्न, इट्स नॉट अ बड़ा स्क्रैमिश। चर्न। ये कोई छुटपुट कोई कार्रवाई तो है नहीं, अच्छी बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये और व्यापक विकराल रूप भी ले सकती है क्या दिमाग? ये विकराल रूप देश ले सकती है। ये कितना लंबा चलेगा इस पर डिपेंड करता है। आप देखिए कि लगातार 2 साल से वहां पर लड़ाई चल रही है। इसके बाद भी तमाम मिसाइल देने के बावजूद इस समय काफी बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास बचे हुए हैं। 2000 के करीब मिसाइल बचे हुए बताए जाते हैं, और उनमें बहुत तेजी से नए मिसाइल बनाने की क्षमता भी है। अगर आप इजराइल को देखें तो इजराइल का ये जो कहना है कि ईरान के टेंटेकल्स हैं, जिसमें गाजा में हमास बैठा हुआ है, अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया, हूतीस को न्यूट्रलाइज किया यमन में, तो वो लगातार कदम उठा रहा है, उनको घेरने की कोशिश में है। तो इस घेराबंदी में अब सवाल ये ऐसा दौर है, चूंकि ये जो मैं अपनी बात खत्म जी प्लीज मैं अपनी बात खत्म कर लूं। इस तरह से ये एक ऐसा दौर है, क्योंकि इतनी गड्डमगड्ड की स्थिति है, इसीलिए इसमें इस तरह की लड़ाइयां हो सक रही हैं, क्योंकि कोई एक आदमी नहीं है जो मना करे, जो कान उमेटे, जो एक के बाद एक सैंक्शंस लगाए, या एक तरीके से सारे विश्व में एक राय बनाए। यानी अमेरिका और यूरोप आज साथ नहीं बैठते हैं, जो कि हमेशा से साथ थे। एक सरपंच और नहीं इसमें है, या एक और यूएन की भी बात आजकल सबकी आंख है। जहां एक सबसे ज्यादा चिंता है वो ये है किस तरीके से चीन जो है वो बहुत दिनों से आंख गड़ाए हुए है ताइवान पर। तो क्या, चूंकि सबकी ध्यान बटा हुआ है, यूरोप वहां पर बिजी है, यहां पर ये चल ही रहा है, ट्रंप साहब अपना ही खेल खेल रहे हैं, तो क्या वो वहां पर भी कुछ करेगा? ताइवान की बात अभी छोड़ देते हैं, अभी हम मिडिल ईस्ट पर ही रहते हैं। एक सेकंड, मिडिल ईस्ट पर ही रहते हैं। वेल अब्बाद साहब, जो दरअसल खेमेबाजी की बात हो रही थी, क्या अब ये खेमेबाजी होती दिखाई देगी? कोल्ड वॉर 2.0 वाला सिनारियो अनफोल्ड कर सकता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जॉर्डन, सीरिया, इन लोगों को, सऊदी अरब भी वो अमेरिका की तरफ या इजराइल की तरफ भी झुकता दिखाई दे रहा था, पर अब उसमें क्या बदलाव आया है इन हमलों के बाद? और अब आने वाले दिनों में ये लामबंदी कुछ और रूप भी ले सकती है क्या? देखो संदीप भाई, इस रात को में आप समझ लो ईरान में और ज्यादा इंतकाम भी कर सकता है, ईरान के इजराइल के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात में आपके हिसाब को दुनिया का बताना चाहिए, आपका लोग है, ये इंटरनेशनल एजेंसी जो एटॉमिक एजेंसी है, उनका जिनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 56 उन्हें प्रोहिबिट किया था किसी ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का अटैक नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर उनके लिए इंडिया में शुड अडहेयर टू द यूएन चार्टर, और सबसे बड़ी देश है इंडिया में जो उनके नॉन अलाइन मूवमेंट है, पूरी दुनिया के मालूम इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इसी के अलावा है। अगर उनके लिए आर्टिकल 2 भी है, वो जो यूएन चार्टर भी है, नो वन कैन अटैक अ सॉवरेन नेशन। अगर हम लोग ये तो हज्जा देना या प्रिटेक्ट करने इजराइल के लिए, इजराइल हु अपॉइंटेड इजराइल और द यूनाइटेड स्टेट्स द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, ये किसी की बात करना चाहती नहीं है। द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड दैट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे वेस्ट एशिया में हमारे अभी अगर रेडिएशन है, इजराइल के लिए दैमूना वाली उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, अगर आज रात को में वो वहां पर ये रेडिएशन शुरू हो गया, जैसे तनबस हो गया जो अब ईरान के अंदर हो रहा है, तो भी सफरिंग, हम लोग भी सफर हो रहा है। तो इसलिए अमेरिकन रीजनल वॉर मांग रहे तो ओनली फॉर देयर कब्जा करने के लिए, और तो ये इस युद्ध में इसके और बढ़ जाते, क्योंकि अभी तक में आप ये समझ लो नॉर्थ साउथ में जो कॉरिडोर शुरू हो गया था, जो रशिया में, इंडिया में, ईरान का इंडिया में शुरू हो गया था, और यहाँ पर जो आईमैक वाले के और दूसरी वाले के जो IU-2, ये सारे मतलब ये अल्टरनेटिव दो टू द चाइनीज, तो उनकी चाइनीज तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कायदे कानून है, क्या हम उनके साथ दिखाई दे रहे हैं? 30 सेकंड का वक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वेल अब्बाद ने उठाया है, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। क्या हम, भाई अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला तो नहीं किया जा सकता, आप जिस तरह से हमला कर रहे हैं उसमें हम अगर तटस्थ दिखाई दें तो क्या ये सही है? और ये एक प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी है। 30 सेकंड सर प्लीज। जी, मेरे विचार से संदीप, हम तटस्थ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे विचार से। देखिए, कल जो बात हुई, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने टेलीफोन किया, उनकी जो बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, उन्होंने कहा हमको बातचीत से सुलझाना चाहिए। आपने जो कहा, ये जो हमारे करीब 1 करोड़ लोग हैं वहां पर, हमारा
रेमिटेंस आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। अभी जो प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पर कनाडा में G7 में, उनका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा यही होगा जो इस युद्ध को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए जिससे कि ये और आगे नहीं बढ़ सके। देखिए, और मैं समझता हूं ये बहुत तो महत्वपूर्ण मतलब भारत, रहेगा। आप कह रहे हैं बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में, ये नहीं चाहता कि ये एस्केलेशन हो, ये जो जंग की शुरुआत है ये कोई व्यापक विकराल रूप ले। जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, हम अपने हित साध रहे हैं या हम फंस गए हैं विदेश नीति के सवाल पर, आने वाला वक्त इसकी गवाही तो देगा ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।